जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने सबसे पहली साइट उसकी खोजी थी हड़प्पा। धीरे धीरे 1921 के पहले भी कई बार डिस्कवरर्स ने प्रयास किए थे, जैसे 1826 में चार्ल्स मैसन ने, 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम मैंने आपको बताया था 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रंटन ब्रदर्स, जो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तब उनको वहां से पता चला कि यहाँ कोई ना कोई जमीन पर नीचे सभ्यता है। अब उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल जब एएसआई के हेड बने तो उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को अपॉइंट किया और इस तरीके से हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। इसके बाद हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे और भी नाम थे, जैसे कि हड़प्पा, इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी कहते थे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते थे, मेलुहा, ठीक। इसके अलावा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी। तो ये सारे इनके नाम थे। उसके बाद फिर हमने उसका एरिया देखा, ठीक। कौन कौन से देश में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में दो साइट्स हैं इंडस वैली की, शोरतगोई और मुंडीगांग, मैंने बताया था आपको, ठीक। इसके बाद हमने देखा कि भारत के कौन कौन से राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो उसमें सबसे पहला था जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इसके अलावा हमने बात करी कि सबसे नदन साइट, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो थी मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी के पास। इसके खोजकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। इसके बाद अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में था दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे। और इसके डिस्कवरर कौन थे? बीपी पोपाडिकर। इसके बाद ईस्टर्न बात करें सबसे पूर्वी, तो वो है आलमगीरपुर, यूपी में हिंडन नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। इसके बाद बात करें पश्चिम, तो इसके थे सुद कांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान प्रोविंस में दसका नदी के किनारे ओरेल स्टीन। हमने लेंथ वाइज देखा था, नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो लेंथ थी वो थी 1400 किलोमीटर के आसपास, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक की जो लेंथ थी वो थी 1600 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद हमने इसका टाइम पीरियड देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही। तो सबसे पहले जॉन मार्शल साहब ने इस बात को कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईस्वी से लेकर के 2750 ईस्वी तक रही। इसके बाद मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा 2500 बीसीई से लेकर के 1500 बीसीई तक। लेकिन सबसे ऑथेंटिकेट जो डेटा निकला वो निकला कार्बन डेटिंग मेथड से, जिसने बताया 2350 बीसीई से लेकर 1750 बीसीई तक, ठीक। अब कौन कौन सी ह्यूमन रेस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली, हमने ये भी देखा। हमें देखा कि सबसे ज्यादा स्केलेटन मिले द्रविडियन के, मेडिटेरियन के। इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मोंगोलाइड्स और एल्पाइन, ये सारी प्रजातियां हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। इसके बाद इनके समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी व्यवस्था सभ्यता थी, तो सबसे पहले हमने देखा था ईरान और इराक वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया। कौन सी नदी के किनारे थी? तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस। इसके बाद हमने देखा इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो इजिप्ट में थी, मिस्र की सभ्यता। ये कौन सी नदी के किनारे थी? नाइल नदी के किनारे। और तीसरी जो थी वो थी चाइनीज, जो चाइना में थी। और ये किस नदी के किनारे थी? येलो या हांगहाओ, ठीक। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक। आज जो हमको पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। अब कौन कौन सी साइट्स खोजी गई हम ये पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालिए
हेडिंग डालिए मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स कौन कौन सी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहली साइट जिसे फाइंड आउट किया गया था वो था हड़प्पा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए हड़प्पा। ठीक, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स हम पढ़ रहे हैं इसका एक तरीका है। हम क्या करते हैं, हड़प जैसे कोई भी साइट है तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी लोकेशन, वो साइट कहां पर मौजूद है और किस नदी के किनारे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक तो लोकेशन और किस नदी के किनारे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद इसके खोजकर्ता कौन थे। ठीक, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, हमें इन 3 पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे लोकेशन, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसको एक्सकवेट किसने किया, और तीसरा जो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमको यहां से मिला, एविडेंस क्या क्या मिला। क्लियर, तो आपको फॉर्मेटिंग समझ में आई। ठीक, अब देखिए यहां पर साइट्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाह रहा था। देखिए वैसे तो हम टाउन प्लानिंग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे, बट यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था। हड़प्पा के या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स है, मेजर साइट्स, यहां पर शहर जो उनके बने हैं ना उसका एक फॉर्मेट है। जैसे कि हड़प्पा में बेसिकली किया क्या गया है, चाहे वो हड़प्पा हो या कोई भी साइट हो, इसमें इनकी पूरी सिटी को 2 भाग में बांटा गया है। एक है वेस्टर्न सिटी, एक क्या है, वेस्टर्न सिटी, और एक है ईस्टर्न सिटी। ठीक है, तो शहर को 2 भाग में बांटा गया है, वेस्टर्न और ईस्टर्न सिटी। ठीक, अब कमोवेश जितनी भी साइट्स हैं, मैक्सिमम साइट्स में ये जो वेस्टर्न सिटी है ना, इसको सुरक्षा प्राचीर से कवर किया गया है, सिक्योरिटी वॉल से कवर किया गया है मैक्सिमम्स का। ठीक है, तो मैक्सिमम वेस्टर्न सिटीज जितनी भी साइट्स हैं उसमें मैक्सिमम सिटीज में वेस्टर्न सिटी जो रही है, मतलब जो पश्चिमी भाग है, ठीक, उसको सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया है। अब देखिए इसको हमने 2 भाग में इसलिए बांटा है क्योंकि कुछ लोग यहां पर रह रहे थे पश्चिमी भाग में और ज्यादातर लोग पूर्वी भाग में रह रहे थे, तो हमें जो बड़ा पार्ट मिला है वो पूर्वी भाग का मिला है और पश्चिमी भाग जो है वो छोटा मिला है। और आपने नोटिस किया हो मैंने पश्चिमी भाग को थोड़ा ऊपर लिखा है और ईस्टर्न को नीचे दिया, क्योंकि पश्चिमी भाग जो था वो हमें थोड़ा सा ऊपर मिला, मतलब हाइट पे मिला, लेकिन जो पूर्वी भाग था वो कहां मिला है, नीचे मिला। इससे ये आंकलन लगाया जा सकता है कि पश्चिमी भाग में जो उस टाइम का एलाइट क्लास या जो इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे वो यहां रहते होंगे, क्योंकि एक तो इसको जमीन से ऊंचाई पर बनाया गया है, ठीक, और दूसरा इसमें चारों तरफ सुरक्षा वॉल लगाई गई है, सिक्योरिटी वॉल। जबकि ईस्टर्न साइड जो है ये बड़ी जगह है, तो इससे ये पता चलता है कि यहां पर आम लोग रहते होंगे। कौन होगा, आम लोग रहते होंगे। क्लियर, तो इसीलिए जो ये वेस्टर्न सिटी था, चूंकि इसको सुरक्षा प्राचीर से घेरा हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है सिटाडेल। क्या बोला जाता है, सिटाडेल, और इसको बोला गया लोअर हाउस। तो 2 भाग में बटा था हड़प्पा की जो सिटी थी। अब एक था सिटाडेल और दूसरा लोअर हाउस। अब हम अलग अलग साइट्स में देखेंगे, अलग अलग साइट्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, हम आगे देखेंगे। ठीक, बट अभी तक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी शहर थे वो 2 भाग में बटे थे, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एक तो ये छोटा था, ऊपर था, और ऊपर से सुरक्षा कारणों से सुरक्षा उससे घिरा हुआ था। इससे ये आंकलन लगाया गया कि भाई यहां पर इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, मतलब जो उस टाइम का एलाइट क्लास रहता होगा वो रहता होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हेडिंग डाली आपने हड़प्पा। ठीक,
हड़प्पा में सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखिए, फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली साइट खोजी गई, किसको खोजा गया? हड़प्पा। तो हड़प्पा में पहला पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें लोकेशन लिखनी है। सबसे पहले कहां से मिली है हड़प्पा, ठीक। तो हड़प्पा में लिखेंगे इसकी लोकेशन है मॉन्ट गोमरी। मॉन्ट गोमरी एक जगह है, मॉन्ट गोमरी एक जगह है पाकिस्तान प्रोविंस में। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, ठीक। तो हड़प्पा संस्कृति हमको कहां से मिली है? मॉन्ट गोमरी से, जो कि पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में, ठीक। ऑन द बैंक ऑफ, और किस नदी के किनारे है? तो ये नोट कर लीजिएगा, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। रावी कौन है? रावी नदी है जो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो सबसे पहला हड़प्पा में हमने क्या देखा? लोकेशन कहां पर है? माउंट गोमरी, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, और किसके नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसके खोजकर्ता या डिस्कवर, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो लिख लीजिएगा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके डिस्कवरर कौन थे? दयाराम साहनी, 1921, ठीक। अब इसके बाद आता है एविडेंस। मैंने आपको बताया था तीसरा पॉइंट आएगा एविडेंस। हमको यहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक। एक एक करके नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको यहां से, जो मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न सिटी और ईस्टर्न सिटी, सिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक। तो इसमें जो सिटी डिवाइडेड थी टू पार्ट्स में, सिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक। इसमें मैंने आपको बताया था एक वेस्टर्न पार्ट था और एक ईस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न सिटी और ईस्टर्न सिटी। अब वेस्टर्न सिटी को इसमें जिस सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया, मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिटी को ज्यादातर साइड्स में सुरक्षा, सिक्योरिटी वॉल से घेरा हुआ था। तो हड़प्पा में जो सिक्योरिटी वॉल वेस्टर्न सिटी में लगी हुई है, इसका नाम दिया गया माउंट एबी। ये पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। माउंट एबी, माउंट एबी मतलब ये जो सिक्योरिटी वॉल वेस्टर्न सिटी के आसपास जो बनाई गई, ठीक, या एक तरीके से कहा जाए किलेबंदी जो की गई, वो क्या की गई? माउंट एबी। उसका नाम दिया गया माउंट एबी, इसीलिए माउंट एबी को बोलते हैं फोर्ट ऑफ हड़प्पा साइट। हड़प्पा साइट का जो फोर्ट है उसका नाम रखा गया, मतलब जो सुरक्षा प्राचीर है, ये पहला पॉइंट नोट करिएगा, उसका नाम रखा गया माउंट एबी, ठीक है। तो माउंट एबी, ठीक, ये पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहां से और क्या मिला है, तो यहां से हमको RH37 सीमेंट्री मिली है। ये पॉइंट नोट करिएगा, RH37 सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री नहीं, सिमेट्री। अब देखिए ये सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री बेसिकली आपका होता है शमशान घाट, मतलब जहां पर कई सारी बॉडीज जो होती हैं वो बरीड होती हैं, मतलब दफन होती हैं। जैसे आपने देखा हो मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में, ठीक है, दफन करने की परंपरा है। वहां पर अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको दफन किया जाता है। जैसे हिंदू समाज में उसको जलाया जाता है, क्रीमेशन किया जाता है, लेकिन बरियल्स किस में किया जाता है? मुसलमान और क्रिश्चियंस में। तो इनके समय पर जो जहां पर एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं? शमशान घाट।
हिंदी में हम उसको बोलते हैं शमशान घाट। क्यों? क्योंकि वहां पर कई सारे लोग दफन होते हैं। तो ऐसे ही यहां से भी एक हमें शमशान घाट मिला है RH-37, जिसमें कई सारे कंकाल मिले हैं खुदाई करने पर। मतलब वो एक जगह रही होगी जिस जगह पर कई सारे लोगों को एक साथ दफन किया गया। तो एक तरीके से एक शमशान घाट जैसा कुछ मिला है RH-37। और यहां पर ज्यादातर फॉरेनर्स की बॉडी मिली, फॉरेनर्स का स्केलेटन मिला है। फॉरेनर्स मतलब जो वहां के सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं थे, जो कहीं और से आए थे। ठीक। तो उनका जो शव है, उनका जो स्केलेटन है वो मिला। ठीक है, स्केलेटन मिला उनका। ठीक। तो RH-37 सिमेट्री भी यहीं से मिली। ठीक है। इसके अलावा हमको यहां से पॉटर्स व्हील मिली। ठीक। मतलब जिस चाक के ऊपर पॉटरी बनाई जाती थी, मैंने आपको बताया था पॉटरी बनाने का सिलसिला जो था वो नियोलिथिक एज से शुरू हुआ था। उस टाइम पर लेकिन हाथ से पॉटरी बनाई जाती, मिट्टी के बर्तन। लेकिन धीरे धीरे सॉरी, चाक पे बनाना शुरू किया गया, व्हील पे बनाना शुरू किया। तो यहां पर हमको पॉटर्स व्हील भी मिली है हड़प्पा में। ठीक। तो याद रखिएगा पॉटर्स व्हील। इसके अलावा हमको यहां पर टोटल 12 ग्रेनरीज मिली है। 12 ग्रेनरी मिली है। ग्रेनरी का मतलब होता है अन्नागार। ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। ठीक। अब किसानी हो रही थी तो अनाज भी इकट्ठा होगा भाई। गेहूं है, चावल है, बाजरा है, अलग अलग चीजें जो उगाई जा रही हैं वो इकट्ठा की जाएंगी। ग्रेनरी मतलब आप एक तरीके से मान लीजिए अन्नागार का मतलब जैसे आज की डेट में जो वेयर हाउसेस होते हैं। देखिए, आज की डेट में सरकार ने क्या कर रखा है, FCI के गोदाम बना रखे हैं, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम। फूड कार FCI गोदाम में होता क्या, जो अनाज अतिरिक्त हुआ, ठीक, उसको क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा उसको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसके जरिए अनाज का बंटवारा कर सकें। तो जैसे आज की डेट में FCI के गोदाम है, अब ऐसे पहले तो कोई गोदाम हुआ करते नहीं थे। तो पहले क्या होती थी, ग्रेनरी होती थी, अन्नागार, जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। अब यहां पर टोटल हमको 12 ग्रेनरी मिली है। ठीक है। इसके अलावा हमें 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिले। क्या मिले हैं, सर्कुलर प्लेटफॉर्म। सर्कुलर प्लेटफॉर्म मतलब गोल चबूतरा। ठीक। देखिए, अनाज को पहले क्या किया जाता था, चबूतरे में रख करके कूटा जाता था। ठीक है, जिससे अनाज का जो एक्चुअल में जो अनाज है वो निकाला जा सके जाट से। तो इसके लिए 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म मतलब 18 चबूतरे भी मिले। ठीक है। और इन दोनों चीजों से, चाहे वो 12 ग्रेनरी हो, ठीक है, या 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म, 12 अन्नागार या 18 जो गोल चबूतरे हैं, यहां से हमको गेहूं के और बारले के इसके साक्ष्य मिले। इससे क्या पता चलता है कि यहां पर अनाज की कुटाई हुआ करती थी, जिसके लिए सर्कुलर प्लेटफॉर्म या चबूतरे बनाए गए, और यहीं पर अनाज को स्टोर किया जाता था, इसीलिए ग्रेनरी मिली। ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 लेबर हाउस मिले। 15 क्या मिले हैं, लेबर हाउस। मतलब 15 मजदूरों के मकान मिले, लेबर हाउस। ठीक। इससे ये पता चलता है कि यहां पर मजदूर लगाए गए थे। ये मजदूर यहीं पर अनाज कूटा करते थे और यहीं पर ग्रेनरी में अनाज को स्टोर किया करते थे। ठीक। तो हड़प्पा से हमको 12 ग्रेनरी मिल रही है। ठीक। 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिले हैं। ठीक। जिसमें गेहूं और बाजरे का जो साक्ष्य है वो मिले, और 15 लेबर हाउसेस मिले। क्लियर हुआ। ठीक।
तो ग्रेनरी समझ में है, ये चीजें वहां से मिली। इसके बाद अगला बात करें, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमको एक रेक्टेंगुलर सील मिली है। मतलब हमको यहां से एक रेक्टेंगुलर सील मिली है। रेक्टेंगल समझते हैं ना आप, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ये ऐसा रेक्टेंगल है। इसमें क्या होता है, ये दो साइड और ये दो साइड इक्वल होती है, दो दो साइड, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो हमको क्या मिली है, यहां से एक रेक्टेंगल सील मिली है, मोहर मिली है। ठीक है, इस मोहर में है क्या कि एक देवी बनी हुई है, ठीक है, जिनका सर इधर है और पैर इधर है। मतलब पैर उल्टा साइड है, मतलब ऐसे बना हुआ है, मतलब सर इधर है और पैर इधर है, और इनके पैर से ही एक ऐसा ग्रो ट्री ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो इनका जो पैर है, ठीक है, वहां से हमें क्या नजर आ रहा है, एक पेड़ उगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से उसको जड़ मान लिया गया, जड़ से पेड़ उगता हुआ नजर आ रहा है। तो चूंकि ये रेक्टेंगुलर सील हमको वहां से मिली है, ठीक है, इसीलिए इसको गॉडेस ऑफ, चूंकि यहां से देखिए पेड़ उग के आ रहा है, मतलब इससे क्या शो कर रहा है कि यहां पर फर्टिलिटी है, इसीलिए इसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, उर्वरता की देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक, क्योंकि देखिए पेड़ भी कैसे उगता है, जड़ से निकलता है पेड़, वैसे ही यहां पर भी क्या मिल रहा है, एक ट्री मिल रही है जो जड़ से निकल रही है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक, इसके अलावा इसको गॉडेस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। देखिए कोई भी चीज धरती फाड़ के निकलती है, कोई भी चीज अवतरित होती है, या कोई भी चीज आप, जैसे अब पेड़ी है, ठीक है, तो पेड़ को पहले जड़ में बीज डाला जाता है, धरती पे ही डाला जाता है, धीरे 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 वो धरती से क्या होता है, पेड़ जो होता है वो बड़ा होता जाता है। तो इसीलिए इसको धरती की माता, या हम कहें उर्वरता की माता, ये नाम दिए गए। तो यहां पर जो रेक्टेंगुलर सील मिली है, इसको दो नाम दिए गए, एक तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी और दूसरा गॉडेस ऑफ अर्थ। क्लियर हुआ? ठीक, और एक और चीज यहां से मिली है। ठीक, सिक्स्थ अगर हम बात करें, यहां से कॉपर एस कार्ड मिला है। कॉपर एस कार्ड का खिलौना मिला। ठीक है, मतलब अपना जो तांबा है, ठीक है, इसकी इक्का गाड़ी, एस कार्ड का मतलब होता है इक्का गाड़ी। ठीक है, इक्का गाड़ी मिली, इसका खिलौना मिला है। एक चीज याद रखिएगा, इसका खिलौना मिला। ठीक है, अब देखिए इक्का गाड़ी का मतलब क्या होता है। देखिए जब पहले के समय पे, चूंकि ट्रांसपोर्ट का, ऑटोमोबाइल का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पीछे एक पालकी बनाते थे, जैसे आपने रथ देखा होगा, महाभारत में आपने रथ देखे होंगे। ठीक, रथ में क्या होता था, पीछे पालकी बनी रहती थी जो रथ हुआ करता था, और आगे उसको लेकर के घोड़े दौड़ रहे होते। ठीक, घोड़ा है, गधा है, या कोई भी जानवर है, वो दौड़ रहा होता है। इक्का गाड़ी का मतलब ये हो जाता है जिसमें सिर्फ एक ही जानवर उसको कैरी कर रहा हो साथ में। मतलब अब आपने रथ में देखे होंगे कि कई दो तीन घोड़े होते थे या चार घोड़े होते थे। ठीक, लेकिन अगर एक ही घोड़ा रथ को खींच रहा है, मतलब वो एस कार्ड, इक्का गाड़ी है। इक्का गाड़ी का मतलब ही होता है कि सिर्फ एक जानवर उसको खींच रहा है, वन एनिमल। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कॉपर एस कार्ड। अब ये जो अपने को तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, इसका खिलौना मिला। इसका खिलौना हमको कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला। ठीक, तो ये थी हमारी सबसे पहली साइट हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा में देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले उत्खनन वाली साइट, फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट, इसकी लोकेशन हमें कहां से मिली है, माउंट गोमरी, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। इसके डिस्कवरर कौन थे, 1921 में दयाराम सैनी। अब क्या क्या चीजें हमको यहां से मिली हैं,
तो इसमें जो शहर जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, वेस्टर्न और ईस्टर्न, इसमें जो वेस्टर्न तरफ जो सुरक्षा प्राचीर बनाई गई है उसका नाम रखा गया माउंट एबी। इसके अलावा हमको RH-37 सिमेट्री मिली है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो शमशान घाट या ग्रेवयार्ड। ठीक है, इसके अलावा हमें पोर्टर्स के व्हील मिले हैं। इसके अलावा हमको 12 अन्नागार मिले हैं, ग्रेनरी मिली है, 18 चबूतरे मिले हैं, 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिले हैं, 15 लेबर हाउसेस मिले हैं। ठीक है, श्रमिक आवास, 15 श्रमिक आवास मिले। यहां से हमें वीट और बार्ले का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा हमको एक रेक्टेंगुलर मोहर मिली है जिसमें सर नीचे है और पैर ऊपर है और उसके पैर से एक पौधा जो है वो निकल रहा है। ठीक, इसीलिए इसको उर्वरता की देवी या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा गया, या फिर गॉडेस ऑफ अर्थ, अर्थ की देवी कहा गया, धरती की देवी। इसके अलावा यहां से तांबे की इक्का गाड़ी मिल रही है, कॉपर एस कार्ड का खिलौना। तो ये सारी चीजें हमको हड़प्पा से मिली। क्लियर हुआ आपको हड़प्पा? ठीक, अगली जो साइट है, ठीक, अगला नोट करिए। देखिए सारे नोट्स आप लिखते चल रहे हैं ना कॉपी में, इसको कॉपी में लिखते चलिएगा सारे नोट्स को। अगला है मोहनजोदाड़ो। अगला क्या है? मोहनजोदाड़ो। ठीक, देखिए फॉर्मेटिंग वही रहेगी। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे, उसकी डिस्कवरी किसने करी, और फिर एविडेंस। तो मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो इनको, मोहनजोदाड़ो को कहां से खोजा गया? तो पाकिस्तान में ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है लरकाना। पाकिस्तान में ही एक लरकाना जगह है। अब किस प्रोविंस में है ये? सिंध प्रोविंस। देखिए याद करिए, हड़प्पा क्या था? हड़प्पा पंजाब प्रोविंस में था। पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, मैंने आपको बताया था, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान। तो मोहनजोदाड़ो जो मिला है हमको वो सिंध प्रोविंस के लरकाना जिले से मिला है। ठीक है, और ये भी कहां से मिला है? पाकिस्तान से। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे मिला है? तो लिख लीजिएगा, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे। ठीक, तो मोहनजोदाड़ो जो मिला है वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान और इंडस नदी के करीब मिला। दूसरा बात करें, इसकी डिस्कवरी किसने करी मोहनजोदाड़ो की? तो इसकी डिस्कवरी जिसने करी, ठीक है, वो थे राखलदास बनर्जी। ठीक, तो राखलदास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी करी 1922 में, ये नोट करिएगा। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा। ठीक, 1922 में। अब मोहनजोदाड़ो में आपको एक पॉइंट और नोट करना है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, अदर नेम्स। ठीक है, अदर नाम्स मतलब अन्य नाम भी मोहनजोदाड़ो के कुछ हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको बोला जाता है माउंड ऑफ द डेड। इसका मतलब है माउंड ऑफ द डेड। अब देखिए, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अब इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हो रही थी ना, उस टाइम पर इस खुदाई से बहुत सारे स्केलेटन मिले, बहुत सारे स्केलेटन मिले मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाने लगा, माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको माउंड ऑफ घोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको माउंड ऑफ घोस्ट भी कहते हैं, भूत प्रेत का टीला। जैसे कई जगह बहुत सारे कंकाल मिल जाते तो हम कहते हैं ना यहाँ पे भूत प्रेत है। ठीक है, तो मृतकों का टीला, या हम कहें तो भूत प्रेतों का टीला। इसके अलावा इसको गार्डन ऑफ सिंध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन ऑफ सिंध। ये 3 पॉइंट्स नोट करिएगा। अदर नेम्स में क्या क्या है? माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ घोस्ट और गार्डन ऑफ सिंध। ठीक, ये इनके अन्य नाम हैं। अब यहां से हमको एविडेंस क्या मिले?
हमें यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट बाथ, हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। ठीक, बृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ, ये एक तरीके से आप इसको आज की डेट में अगर आप कहें तो स्विमिंग पूल कह सकते हैं, मतलब एक स्विमिंग पूल जैसा कुछ मिला है। लेकिन चूंकि यहां से कुछ और एविडेंस भी मिले हैं जिससे हम इसकी तुलना स्विमिंग पूल से तो नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमको एक ग्रेट बाथ मिला है और ये पकी हुई ईंटों का बना हुआ है, बेक्ड ब्रिक्स का। बेक्ड ब्रिक मतलब पकी हुई ईंट। तो जो ये ग्रेट बाथ बना है ये किसका बना है, पकी हुई ईंटों का। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। तो ये ऐसा आपको एक स्नानागार देखने को मिलेगा, ये ऐसा एक बड़ा सा ग्रेट बाथ है, ठीक है। आप चाहें तो गूगल पे इसकी इमेज देख सकते हैं, जो ग्रेट बाथ मिला है आप चाहें तो गूगल करिए और गूगल में आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक। तो ये ऐसा ग्रेट बाथ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ लगी हुई हैं उतरने के लिए। आप देखेंगे, अगर आप इमेज देखें गूगल में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जिससे नीचे उतरा जाएगा, ठीक। ये नीचे स्नान गृह है, इसका जो फ्लोर है, ठीक है, इसका जो ये फ्लोर है इसे चारकोल का बनाया गया है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया है, चारकोल किया गया है ताकि पानी का लीकेज ना हो। इसके अलावा इसके चारों तरफ आपको 4 हाउसेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हाउसेस। अब पहले जब ये हाउसेस मिले तो लग रहा था कि हो सकता है कि ये चेंजिंग रूम, भाई लोग स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद चेंज करेंगे तो ये चेंजिंग रूम हो सकता है। लेकिन ये चेंजिंग रूम नहीं था, क्योंकि इसके चारों घरों के सामने से हमको फायर ऑल्टर्स मिले, ठीक, अग्नि कुंड, ठीक है। तो इन चारों इसके सामने से हमको क्या मिले हैं, फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स मतलब अग्नि कुंड, ठीक। इससे ये पता चलता है कि ये एक रिलीजियस प्लेस रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पुजारी वगैरह रहा करते होंगे, प्रीस्ट हाउस इसे कहा गया, क्योंकि इसके सामने से हमको ये फायर ऑल्टर्स मिले, अग्निकुंड मिला, ठीक है। और अग्निकुंड जो है हमारे यहाँ, उसमें देखा जाए, देखिए आप अगर नोटिस करें तो हमारे यहाँ अग्निदेव की पूजा करने के लिए अग्निकुंड बनाया जाता है, ठीक। और उसमें आहुति दी जाती है, जो भी देना है, जो भी ईश्वर को, अग्निदेव को जो भी अपना वो पहुंचाना है वो अग्निकुंड के जरिए होता है। तो फायर ऑल्टर्स मिले, प्रीस्ट हाउस मिला, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 हिस्से में आपको 4 होल मिलेंगे जो पानी को बाहर निकालने के लिए बनाए गए थे। मतलब भाई पानी अब जब भरा है तो उसके गंदे पानी को बाहर निकालेंगे ना, तो इन होल के जरिए क्या किया जाता था, पानी को बाहर निकाला जाता था। मैंने आपको बताया कि ये बेड ब्रिक्स की बनी थी। अब इसका आप डायमेंशन नोट कर लीजिए। इस ग्रेट बाथ की जो लेंथ थी, ठीक है, लेंथ की अगर हम बात करें तो ये थी 11.88 मीटर, ठीक। इसके अलावा हम इसकी विड्थ की बात करें, इसकी विड्थ हुआ करती थी 7.01 मीटर, ठीक है। और अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें, गहराई की, तो इसकी गहराई होती थी 2.43 मीटर। तो ये जो ग्रेट बाथ हमको मिला है इसका डायमेंशन क्या रहा है, 11.88 मीटर इसकी लेंथ रही है, विड्थ इसकी रही है 7.01 मीटर और डेप्थ, गहराई, ये रही है 2.43। क्लियर। तो ये हमको ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदाड़ो से। समझ में आया आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है ग्रेट बाथ, ठीक। अगला बात करें
तो आपने ये नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स जितने भी मैं लिखाता जा रहा हूं। अगला बात करें, यहां से हमको पशुपति की एक सील मिली है। हमको यहां से पशुपति की मोहर मिली है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मोहनजोदाड़ो से हमको एक पशुपति की मोहर मिली है। ठीक, अब इसको पशुपति क्यों कहा गया? ठीक है, क्योंकि इस मोहर में जो देवता बने हैं, ठीक है, उनके चारों ओर पशु बने हुए हैं, एनिमल्स की तस्वीर है। ठीक, आप गूगल पे सर्च करिएगा पशुपति सील, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो मिली है मोहनजोदाड़ो से, उसको सर्च कीजिएगा तो आपको वो सील नजर आएगी। उसमें नजर आएगा कि एक देवता बीच में बैठे हुए हैं और इनके 3 चेहरे हैं, 3 फेसेस। एक देवता बीच में बैठे हैं जिनके कितने चेहरे हैं? 3 चेहरे। ठीक है, मतलब 3 चेहरे नजर आ रहे हैं और वो योगिक पोस्चर में बैठे हैं और उनके बाईं तरफ और दाईं तरफ और नीचे सब तरफ क्या है? एनिमल्स हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं इस सील में आप नोट कर लीजिए। तो चूंकि इनको पशुपति इसलिए बोला गया क्योंकि चारों तरफ जो जानवर हैं या कैटल्स हैं, ठीक है, उनके लॉर्ड को पशुपति कहा जाता है। मतलब जो जानवर होते हैं उनके भगवान को क्या बोला जाता है? पशुपति, लॉर्ड ऑफ कैटल्स। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से एनिमल्स इस सील में आपको नजर आएंगे? ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको नजर आएगा एलिफेंट, हाथी। ठीक, उसके नीचे आपको नजर आएगा टाइगर, बाघ। याद रखिएगा लॉयन नहीं है, ये टाइगर है। ठीक है, लॉयन नहीं है, टाइगर है, टाइगर। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा जो है वो है राइनोसोरस। राइनोसोरस आपने देखा हो, एक सींग का जो गेंडा होता है। ठीक है, ऐसा गेंडा जिसकी एक सींग होती है, इसको बोलते हैं राइनोसोरस। और उसके नीचे क्या है? बफेलो, भैंस। ये मिला। और इसके अलावा उनके पैर पर अगर हम बात करें तो उनके पैर पर 2 डियर, ठीक है, 2 हिरण, 2 डियर। ठीक, तो ये टोटल 6 एनिमल्स, अगर हम बात करें एनिमल्स के नंबर ऑफ क्वांटिटीज के हिसाब से बात करें तो टोटल 6 एनिमल्स हमको मिलते हैं उस सीन में। एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो और 2 डियर्स। हाथी, बाघ, गेंडा, राइनोसोरस, भैंस, बफेलो और हिरण। 2 हिरण मिले हैं इसमें उनके पैर के नीचे। तो अगर हम एनिमल स्पीशीज की बात करेंगे, सॉरी एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स कितने हैं? टोटल 6। लेकिन अगर हम उनकी प्रजातियों की बात करेंगे स्पीशीज की तो वो 5 है, क्योंकि हमें एक ही प्रजाति डियर के 2 डियर मिल रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स मिलेंगे 6 और स्पीशीज मिलेंगी 5। और ये पशुपति सील में ये जो 3 मुखी जो देवता हैं ये योगिक पोस्चर में बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? योगिक पोस्चर। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके अलावा हमको ब्रॉन्ज मेड डांसिंग गर्ल भी मिली है। मतलब हमको एक मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी। ठीक है, कांसा, ब्रॉन्ज आप जानते हैं, तांबा और टिन मिलाकर के जो धातु बनता है वो क्या बनता है? कांसा। तो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति हमको मोहनजोदाड़ो से मिली है, ब्रॉन्ज मेड डांसिंग गर्ल। ठीक, आप देखिएगा गूगल में इसकी भी इमेज, ये सारी इमेजेस आप गूगल में सर्च करिएगा तो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहां से हमको एक तो, ठीक है, तो जो कांसे की है, ठीक है, कांसा निर्मित नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति, ये हमको मिली है। इसके बाद हमको बियर्डेड प्रीस्ट स्टैच्यू, हमें बियर्डेड प्रीस्ट स्टैच्यू भी मिला है आपसे।
बियर्डेड का मतलब होता है दाढ़ी वाले बाबा। ठीक है, तो बियर्डेड प्रीस्ट स्टैच्यू, दाढ़ी वाले बाबा। ठीक है, या दाढ़ी वाले पुरोहित कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से दाढ़ी वाले पुरोहित का स्टैच्यू मिला है। ठीक है, जो किसका बना हुआ है, तो ये बना हुआ है स्टेटाइट का बना हुआ है। ठीक, तो ये किसका बना हुआ है, स्टेटाइट का बना हुआ है। तो यहां से दाढ़ी वाले पुरोहित मिले हैं, ब्रीडेड प्रीस्ट का स्टैच्यू, जो किसका बना है, स्टेटाइट का बना है। और ये जो प्रीस्ट हैं, ठीक है, ये जो पुरोहित हैं, ये कैसे नजर आ रहे हैं, मोंगोलाइट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये जो प्रीस्ट हैं ये कैसे नजर आ रहे हैं, मोंगोलाइट। ठीक है, तो ये जो दाढ़ी वाले पुरोहित हैं, ठीक है, जो किसके बने हुए हैं, स्टेटाइट के बने हुए हैं। ठीक है, इनका स्टैच्यू यहां से मिला। ठीक, तो ठीक ये चीज। अगला बात करें, अगला यहां से क्या मिला है हमको, हमको एक बहुत बड़ा हॉल मिला है जिसको कहा जाता है ग्रेट ऑडिटोरियम। ठीक है, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा सभागार मिला है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सबसे ऊंची इमारत है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जितनी भी इमारतें मिली, सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ऑडिटोरियम। ठीक, तो एक तो हमें ग्रेट ऑडिटोरियम मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आखिरी चीज जो मोहनजोदाड़ो से मिली है वो मिली है ग्रेट ग्रेनरी। ये मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, वैसे मिला तो बहुत कुछ है लेकिन इतना कुछ अपने को डिटेल में पढ़ना नहीं, अपने को मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी। तो एक क्या मिला है, बृहद स्नानागार। ठीक, ग्रेट ग्रेनरी, क्लियर हुआ। ठीक, बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार, इसके अलावा बृहद सभागार। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको मोहनजोदाड़ो से मिली। ठीक, तो मोहनजोदाड़ो में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने इसकी लोकेशन देखी, कहां से मिला है ये, लरकाना जिला, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान से, इंदस नदी के किनारे। इसके डिस्कवरर या इसके खोजकर्ता या इसके उत्खननकर्ता कौन थे, राखल दास बनर्जी, 1922 में। इसके अन्य नाम भी हैं, माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ घोस्ट, भूत प्रेतों का टीला, और गार्डन ऑफ सिंध, सिंध का बाग। ये मोहनजोदाड़ो के 3 नाम। एविडेंस हमको क्या क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, बृहद स्नानागार जो पकी हुई ईंटों से बना हुआ है, बेक्ड ब्रिक से। मैंने आपको बताया इसमें 4 कॉर्नर्स में 4 घर मिले हैं, 4 कमरे मिले। ठीक, अब पहले हम इसको चेंजिंग रूम मान रहे थे, लेकिन जब इसके सामने से हमको अग्निकुंड या फायर ऑल्टर मिला, तब हमने क्या माना कि ये एक पवित्र जगह है जहां पर लोग पवित्र समय पर आकर के स्नान करते होंगे, और ये यहाँ पर पूजा पाठ होती होगी, फायर ऑल्टर्स हैं, और यहाँ पर प्रीस्टों का घर होगा। इसका लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ हमने देखा, 11.88, 7.01 और 2.43 मीटर। ठीक, ये हमको मिला है। और इसका जो फ्लोर है, मतलब एक तरीके से जमीन है जो चारकोल के उससे बनाई गई है ताकि वाटर लीकेज ना हो। ठीक, इसके बाद हमको यहाँ से पशुपति की सील मिली है। पशुपति कौन, कैटल्स के लॉर्ड। ठीक है, पशुओं के राज, एक तरीके से कहा जाए भगवान, इनको कहा जाता था पशुपति। अब इसको पशुपति नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये एक 3 मुखी देव हैं जो यौगिक पोस्चर में बैठे हैं और इनके चारों तरफ जानवर हैं, अलग अलग जानवर हैं। कौन कौन से हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो और 2 डियर पैर के नीचे। तो टोटल 6 जानवर हैं। और स्पीशीज कितनी है, इसके अलावा हमको एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज मेड डांसिंग गर्ल। इसके अलावा हमें दाढ़ी वाले पुरोहित का स्टैच्यू मिला है, ब्रेडेड प्रीस्ट, जो किसका बना है, स्टेटाइट का बना है। इसके अलावा हमको बृहद सभागृह मिला है, ग्रेट ऑडिटोरियम, स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग है, सबसे ऊंची इमारत है। ठीक, इसके अलावा हमको बृहद अन्नागार मिला है। ठीक, तो ये था मोहनजोदाड़ो। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक,
पहले हमने क्या पढ़ा, हड़प्पा, और दूसरा क्या पढ़ा, मोहनजोदाड़ो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक, अगला हेडिंग डालिए, अगला है चानूदारो। चानूदारो, ठीक है, जो अगली साइट है वो क्या है, चानूदारो। ठीक, इसमें भी वही फॉर्मेट, सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन। चानूदारो की अगर हम बात करें तो इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, ये भी है सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको भी कहां से मिला है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में, और ये भी कौन सी नदी से मिला है, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी, ऑन द बैंक ऑफ इंडस, सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रोविंस में मिला है पाकिस्तान में। आप एक चीज नोटिस करिए, हमने मोहनजोदाड़ो में भी यही पढ़ा था। तो मोहनजोदाड़ो और चानूदारो ये दोनों ही हमको सिंध प्रांत में मिलते हैं पाकिस्तान के, और दोनों ही किसके करीब हैं, इंडस नदी, सिंधु नदी के करीब। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, मतलब इसके खोजकर्ता कौन थे। तो इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम नोट कर लीजिएगा, गोपाल दास मजुमदार। गोपाल दास मजुमदार। ठीक, तो इसके खोजकर्ता कौन थे, गोपाल दास मजुमदार। ठीक, और इन्होंने कब खोजा इसको, 1931 में, 1931 में। तो गोपाल दास मजुमदार ने 1931 में चानूदारो को खोजा था। ठीक, अब अगला, यहां से हमको साक्ष्य क्या मिलते हैं, एविडेंस क्या क्या मिलते हैं, हमें क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं। सबसे पहले तो याद करिए, मैंने आपको जब चैल्कोलिथिक कल्चर बता रहा था, ताम्रपाषाण काल, उस टाइम पर मैंने आपको एक सिविलाइजेशन के बारे में या एक कल्चर के बारे में बताया था, संस्कृति के बारे में, झूखर झाकर संस्कृति। याद करिए, झूखर झाकर कल्चर। झूखर झाकर कल्चर, ये हमें मिला था। याद करिए, मैंने आपको जब चैल्कोलिथिक पीरियड बताया था तब मैंने आपको कुछ कल्चर बताए थे जो हड़प्पा के पहले थे, प्री हड़प्पा। उसमें मैंने आपको दो कल्चर बताए थे, सोथी कल्चर जो राजस्थान में मिला था, और झूकर झाकड़ कल्चर जो सिंध प्रोविंस में। तो यहां से हमको झूकर झाकर कल्चर के एविडेंस मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया था ताम्रपाषाण काल एक गांव का या रूरल कल्चर हुआ करता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन। तो मतलब ये पहले झूकर झाकर कल्चर जहां होगा, ये गांव होगा पहले, लेकिन धीरे धीरे विकसित होते होते ये शहर में तब्दील हो गया, और ये क्या बन गया, चानूदारो। ठीक है, क्यों ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि चानूदारो से ही झूकर झाकर कल्चर जो किस पीरियड का था, चैल्कोलिथिक पीरियड का। याद करिए, ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक पीरियड का। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक पीरियड का था ये झूकर झाकर, जो हमको एविडेंस के रूप में यहां से मिला। ठीक, इसके अलावा हमको क्या क्या मिला है, तो जितने भी कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सौंदर्य, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब कॉस्मेटिक्स मतलब आप समझते हैं ना, जो मतलब महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, सुंदर बनने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसके साक्ष्य यहां से मिले। ठीक, जैसे कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, काजल, इसका साक्ष्य हमको यहां से मिला। इसके अलावा बात करें पाउडर, ठीक, इत्र, परफ्यूम, परफ्यूम को क्या कहा जाता है, इत्र बोला जाता है। इसके अलावा बात करें लिपस्टिक, लिपस्टिक लगाई जाती है महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा बात करें कंघा, कोम्ब,
तो ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एविडेंस हमको चानूदारो से मिलते हैं। तो चानूदारो याद रखिएगा, चानूदारो से हमें क्या क्या मिला, तो कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो महिलाएं सौंदर्य के लिए इस्तेमाल करती हैं सामान, वो सारे सामान के एविडेंस हमको कहां से मिले हैं, चानूदारो से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से हमको बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी मिली है। बीड मेकिंग इंडस्ट्री, बीड बनाने का कारखाना, ठीक। तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी हमको कहां से मिली है, चानूदारो से। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉय मेकिंग इंडस्ट्री, खिलौना बनाने की का कारखाना, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री, तो खिलौने बनाने का कारखाना भी हमको यहां से मिला है। तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी मिली है, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री भी मिली है। इसके अलावा हमको यहां से एक ऐसी ईंट, या हम जिसे कहें ब्रिक, ऐसी ईंट हमको मिली है जिसमें हमको एविडेंस ये मिला है कि जो एक बिल्ली है उसको कौन चेस कर रहा है, कुत्ता। कैट बीइंग चेस्ड बाय अ डॉग। देखिए क्या होता है, जब मिट्टी बनाई जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको पकाने से पहले उसको पूरा तैयार कर लिया जाता है, ठीक। अब ये ऐसी हमको एक ईंट मिली है जिसमें हमें दो पंजे मिले, एक बिल्ली के और एक कुत्ता के, दो के पंजे मिले उसमें, पैर के निशान उसी ईंट पे। तो इससे ये समझा जा रहा है कि जब ईंट बनने का काम चल रहा होगा उस टाइम पर एक बिल्ली दौड़ रही होगी, ठीक है, पहले वो ईंट के ऊपर से चल के चली गई होगी तो उसके पैर की छाप आ गई, उसके बाद फिर डॉग या कुत्ता आया होगा और उसके पैर की छाप भी उसी ईंट पे आ गई होगी, और फिर उस ईंट को पका दिया गया, जिससे कारण क्या हो गया कि वो जो जो उनकी छाप थी वो क्या हो गई, स्थायी हो गई। तो इससे ये आंकलन हो रहा है कि एक बिल्ली रही होगी और कुत्ता उसको क्या कर रहा होगा, चेस कर रहा होगा। अब कुछ लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि सर दोनों एक साथ मान लीजिए एक ईंट पर बैठे हो, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली रेलिवेंट नहीं लगता, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली एक साथ खड़े हो जाएं ये बहुत ही, मतलब एक तरीके से हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एविडेंस किसका किसका मिला, कैट बीइंग चेस्ड बाय अ डॉग, ठीक। अब यहां पर चानूदारों में आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इंडस सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का सिटी बताई थी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वेस्टर्न और ईस्टर्न, याद करिए। एक पश्चिमी था और एक पूर्वी था, ठीक। पश्चिमी लोगों में कहा, यहां पे एलाइट क्लास रहता था, और पूर्वी लोगों में क्या होता था, कॉमन लोग रहते थे। और मैंने आपको बताया था ज्यादातर साइट्स, सिंधु घाटी सभ्यता की ज्यादातर साइट्स ऐसी रही हैं जो वेस्टर्न पार्ट जो रहा है, वेस्टर्न सिटी, एक तो ये ऊपर रहा, ऊपर से ये सिक्योरिटी वॉल से घिरा हुआ, सभी में देखा था अपन ने, हड़प्पा में भी देखा, ठीक। लेकिन चानूदारो एक लौती ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसमें कोई भी सिक्योरिटी वॉल नहीं है, नो सिक्योरिटी वॉल। इसमें कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, ना तो वेस्टर्न ना ईस्टर्न, ईस्टर्न में तो वैसे भी नहीं होता था, लेकिन इसमें वेस्टर्न सिटी में भी नहीं, ठीक। तो चानूदारो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक लौती ऐसी साइट है विच हैज लैक ऑफ फोर्टिफिकेशन। तो ये नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, चानूदारो was the only site of IVC, Indus Valley Civilization, which has lack of fortification।
मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक लौती ऐसी साइट है जिसमें कोई भी सुरक्षा प्राचीर नहीं। ठीक, तो ये था चानुदारो। तो चानुदारो में हमने क्या पढ़ा? एक तो ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के इंडस नदी के पास। गोपाल दास मजुमदार 1931। हमें एविडेंस क्या क्या मिला? तो चैल्कोलिथिक पीरियड की, ताम्रपाषाणिक काल की एक सभ्यता रही है या एक संस्कृति रही है झूकर जाकर, इसके एविडेंस हमको चानुदारो से मिलते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे काजल है, पाउडर है, परफ्यूम, लिपस्टिक, कंघा, इसके साक्ष्य में मिले। बीड मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये हमको मिली। टॉय मेकिंग इंडस्ट्री, खिलौने बनाने का कारखाना मिला। इसके अलावा हमको एक ऐसी ईंट मिली है जिसमें दो लोगों के पंजे के निशान है, एक कैट और दूसरा डॉग, और ये माना जा रहा है कि कैट को चेस कर रहा है डॉग। अब चानुदारो में मैंने आपको बताया कि ये एक लौती ऐसी साइट है जिसमें कोई सुरक्षा प्राचीर या कोई भी सिक्योरिटी वॉल या कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं, एक लौती ऐसी साइट। ठीक, तो ये था चानुदारो। ठीक, तो आई होप कि आपको चानुदारो समझ में आया होगा। हमारी 3 साइट्स हो चुकी हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो और चानुदारो। क्लियर है? अगला हेडिंग डालिए लोथल। अगली जो साइट है वो क्या है? लोथल। ठीक, नोट करते चल रहे हैं ना आप? ठीक, सारी चीजें नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक, हड़प्पा हो चुका, मोहनजोदाड़ो हो चुका और चानुदारो हो चुका। अगली साइट है लोथल। ठीक, लोथल की सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। ठीक, तो अगर हम लोथल के लोकेशन की बात करें, ठीक, लोकेशन की बात करें तो लोथल जो है गुजरात में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये इंडिया में। अभी तक हमने जितनी भी साइट्स पढ़ी सब पाकिस्तान में, ये इंडिया में। तो अहमदाबाद एक जगह है गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये जो साइट है लोथल, ठीक है, ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, गुजरात में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? ऑन दी बैंक ऑफ, कौन सी रिवर है? ऑन दी बैंक ऑफ भोगवा रिवर। नोट कर लीजिएगा, भोगवा। तो भोगवा रिवर के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, लोथल। इसके डिस्कवरर कौन थे? इसके खोजकर्ता कौन थे? ये लिख लीजिए। तो इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, श्री रंगनाथ राव, एस आर राव भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको किताबों में इनका नाम एस आर राव भी दिखेगा, श्री रंगनाथ राव। ठीक है, 1954 में, 1954। ठीक, यहां पे एक पॉइंट इसके बाद नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोथल को, लोथल जो है ना, इसको मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। तो मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदाड़ो, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो कौन सी ऐसी साइट है जिसको मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो बोला जाता है? तो वो याद रखिएगा, लोथल। ठीक, अब यहां से हमें एविडेंस क्या क्या मिले। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एविडेंस। हमें यहां से एविडेंस क्या क्या मिले। तो सबसे पहला एविडेंस हमको मिला है पैडी हस्क। ठीक, पैडी हस्क, चावल की भूसी मिली है यहां से। ठीक, लोथल। ठीक है, इसके अलावा एक और साइट आएगी, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये 2 साइट ओनली साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जहां से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ राइस, चावल की भूसी मिली है यहां से, मतलब ये लोग चावल के बारे में जानते थे, इससे ये पता चलता है।
क्योंकि चावल की भूसी, पैडी हस्क, यहां से मिला है सबसे पहले तो, एविडेंस ऑफ राइस। दूसरा बात करें, यहां से भी हमको फायर पिट्स मिले, या जिसे कहा जाता है फायर ऑल्टर्स, अग्निकुंड। ठीक। इसके अलावा हमको अगर हम बात करें तो फायर पिट्स हमको कहां से मिल रहा था, तो याद करिए मोहनजोदाड़ो से मिल रहा था फायर ऑल्टर्स। ठीक। वो जो हमें ग्रेट बात देखा था उसके आसपास क्या थे, फायर ऑल्टर्स। ठीक। इसके अलावा हमको यहां पे तीसरा जो साक्ष्य मिल रहा है वो मिल रहा है कपल बरियल्स का। कपल बरियल्स का साक्ष्य मिल रहा है। देखिए कपल बरियल का मतलब क्या है, यहां से हमें कुछ ऐसे खुदाई करने पर कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं, कब्र, जहां पर हमको मेल स्केलेटन और फीमेल स्केलेटन साथ साथ मिला है। इसलिए ये आंकलन लगाया जा रहा है कि ये पति पत्नी रहे होंगे, ठीक है, जिनको एक साथ दफनाया गया है। ठीक। तो कई ऐसी हमको कब्रें मिली हैं जिसमें मेल स्केलेटन भी मिला है और फीमेल स्केलेटन भी मिला है एक साथ। ठीक। अब इसको कुछ लोग इसको सती प्रथा से देख रहे हैं कि ये शायद सती प्रथा के साक्ष्य हो सकते हैं। आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में एक प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा। ठीक है, आगे हम इस पे पढ़ेंगे क्या प्रथा हुआ करती थी। मतलब बेसिकली होता क्या था कि जिनके पति की डेथ हो जाया करती थी तो उनकी पत्नी को भी उनके साथ अग्नि उसमें चिता पर लेटा करके या बिठा करके और उनको आग लगाई जाती थी। तो ये सती प्रथा हुआ करती थी। ठीक। तो कपल बरियल्स को भी इसके उस पे देखा जा रहा है। ठीक है, कि कपल जो बरियल्स है ये भी एक तरीके का सती प्रथा का साक्ष्य। बट ऐसा इसलिए इंडस वैली के केस में नहीं माना जा सकता क्योंकि यहां से हमको हर जगह से नहीं मिले कपल बरियल्स, सिर्फ लोथल से मिले। भाई अगर ऐसी परंपरा होती कि भाई पति मर गया तो पत्नी को भी साथ में दफना दिया जाएगा, अगर ऐसी परंपरा होती तो उसके साक्ष्य आपको हर जगह से मिलने चाहिए थे, लेकिन हर जगह से तो उसके साक्ष्य नहीं मिले। ठीक। तो इसीलिए जो कपल बरियल्स है, ठीक है, इसका साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से। इसके अलावा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस ऑफ पोर्ट एंड डॉकयार्ड। पोर्ट एंड डॉकयार्ड। ठीक। देखिए पोर्ट का मतलब होता है हिंदी में बंदरगाह, ठीक है, और डॉक यार्ड होता है यार्ड। ठीक है। आपने देखा हो पानी वाला जहाज, ठीक है, वो जिस जगह पर आता है, ठीक, जैसे हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन कहाँ आती है, ट्रेन आती है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन होता है, ठीक, वहां पे ट्रेन आती है। तो ऐसे ही जो पानी वाला जहाज है वो जिस जगह पर आकर के रुकता है उसको बोलते हैं पोर्ट। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट। इसके बाद जब उस जहाज से, देखिए पानी वाले जहाज में आता क्या है, दो चीजें आती हैं, या तो इंसान आता है या सामान आता है एक देश से दूसरे देश। तो पोर्ट जो है वहां पर जब जहाज पहुंचता है तो वहीं पर उसकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है, मतलब सामान या तो चढ़ाया जाएगा या उतारा जाएगा। उसके बाद वो जहाज कहां चला जाता है, डॉकयार्ड में चला जाता है। जैसे हमने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन जब आखिरी स्टेशन पर पहुंच जाती है तो सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रेन जाती कहां, ट्रेन चली जाती है यार्ड में। वहां उसकी धुलाई उलाई होती है, जो भी मतलब मेंटेनेंस वगैरह जो भी चीजें होती है। फिर उसके बाद अगले दिन फिर से वही उसी टाइम पर जिस समय पर जाने का है फिर से तैयार होकर स्टेशन पर खड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से हमको पोर्ट और डॉकयार्ड के वो मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, बंदरगाह। ठीक। पानी वाला जहाज, तो पोर्ट याद रखिएगा, पोर्ट वो जगह है जहां पर शिप की लोडिंग और अनलोडिंग होती है।
और डॉकयार्ड मतलब जहां पर शिप को लोडिंग या अनलोडिंग हो जाने के बाद पार्क कर दिया। लोड हो गई तब तो रवाना कर देंगे, लेकिन अगर अनलोड करके फिर जहाज को खड़ा करना है तो कहाँ खड़ा करेंगे? डॉकयार्ड में। क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां से हमको पोर्ट और डॉकयार्ड की भी एविडेंस मिले। इसके बाद अगला बात करें, यहां से हमको एविडेंस मिला है ऑफ कनिंग फॉक्स। एविडेंस ऑफ कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी के साक्ष्य हमको यहां से मिले कनिंग फॉक्स के। इसमें मतलब एक चित्र बना, मतलब आपने देखा हो कई बार चालाक लोमड़ी की कहानी आपने सुनी हो, ठीक है? तो उसमें एक चित्र बना रहता है जिसमें लोमड़ी क्या होती है? चालाक रहती है। ठीक, इसमें आपने देखा हो चित्र में होता क्या है, एक कौवा जो है पेड़ पे बैठा होता है, उसके मुंह में रोटी होती है, चोंच में उसके रोटी होती है। अब ये जो चालाक लोमड़ी होती है वो वहां पर पहुंचती है। अब वो कहती है कि सुबह से आपके आपके गाने की आवाज नहीं सुनी कौवे की। ठीक, तो आप एक बार गा दीजिए हमको, हमारे लिए। ये लोमड़ी बोलती है। अब होता क्या है कि कौवा मना करता है क्योंकि उसके चोंच में रोटी होती है, लेकिन वो किसी तरह इंसिस्ट करती है लोमड़ी बार बार कि गा दीजिए गा दीजिए गा दीजिए। तो कौवा क्या होता है, गाना शुरू कर देता है। और कौवा गाना शुरू करता है और वो रोटी क्या होती है, नीचे गिर जाती है। और रोटी नीचे गिर जाती है तो वो लोमड़ी उस रोटी को उठाती है और वहां से भाग जाती है। तुम गाना गाते रहो, हमें रोटी मिल गई, हम भाग गए। तो इसलिए लोमड़ी को क्या बोला जाता है? चालाक। तो यहां से हमको कनिंग फॉक्स या चालाक लोमड़ी के एविडेंस। ठीक, इसके अलावा हमको यहां से एविडेंस मिल रहा है आइवरी स्केल का। आइवरी स्केल मतलब एक ऐसी मापन जो हाथी दांत से बनी है। देखिए आज हम देखें, आज हमारे यहाँ जो मापने का जो स्केल होती है वो या तो प्लास्टिक की होती है या स्टील की होती है, ठीक है? लेकिन उस टाइम पर हाथी दांत मानक हुआ करता था। ठीक है, तो आइवरी स्केल के जो एविडेंस मिले हैं वो भी हमको लूथल से मिले। ठीक, तो ये पॉइंट नोट करिएगा, आइवरी स्केल। इसके अलावा हमको एक ममी का मॉडल मिला है। किसका मिला है? ममी का मॉडल मिला है। ठीक, अब आपने ममी देखा होगा, ममी के बारे में सुना होगा। देखिए ये एक्चुअली मिस्र जो है ना, आप याद करिए मैंने आपको बताया था इजिप्ट के बारे में, मिस्र सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट में आज भी ममी बना करके दफन करने का रिवाज है। इसमें क्या किया जाता है कि जो डेड बॉडी होती है, मतलब किसी की डेथ हुई, तो जो डेड बॉडी होती है उसको क्या किया जाता है, चारों तरफ से उसमें मसाला लगाया जाता है। मतलब जो भी चीजें, ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बॉडी लंबे समय तक सड़े ना। देखिए बॉडी क्या होती है, डेथ होने के बाद डिटोरेट होने लगती है टाइम के बाद। लेकिन आप जैसे कुछ चीजें ऐसी लगा दें, प्रिजर्व कर दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे बॉडी सड़ती नहीं। ठीक है, तो ये भी यही करते हैं ममी में। किसी की डेथ हुई तो क्या करेंगे, उसको पूरा अच्छे से वो करेंगे, उसका जो भी मसाला वसाला लगाना है शरीर में लगाएंगे, और उसके बाद उसके पूरे शरीर को सफेद टेप से बांध दिया जाता है। आपने देखा होगा, आप गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा किस तरीके से ममी होती है। तो उसको सफेद टेप से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, और बांधने के बाद उसको दफनाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग ये समझते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में ऐसी कोई तकनीक डेवलप हो जाएगी जिससे मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाए। ये उनकी धारणा है। इसीलिए वो शरीर को पूरी तरीके से सड़ने गलने नहीं देते। वो उसको बचाने के लिए उसको पूरा वैसे तैयार करते हैं और उसको टेप से बांध देते। क्लियर हो रहा? तो हमें एक ममी का मॉडल भी यहां पे मिला। ठीक, देखिए अब यहां पर ममी का मॉडल कैसे मिला होगा, तो भाई इजिप्ट, मैंने आपको बताया था कि कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशंस कई सारी थी जिसमें एक इजिप्शियन थी। तो हो सकता है कि कोई मिस्र का व्यक्ति यहाँ आया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो उसको उसी की तरीके से यहाँ
दफना दिया गया। तो यहाँ से मम्मी का मॉडल मिला। ठीक, इसके अलावा हम बात करें तो कुछ और एविडेंस भी यहाँ से मिले। ठीक, एक तो मिली है पर्शियन सील, पर्शिया की मोहर लोथल से मिली है। अब देखिए सामान का आवागमन, अब चूंकि लोथल जो है वो गुजरात में है, मतलब समुंदर के पास है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर डॉकयार्ड वगैरह, पोर्ट वगैरह थे, तो ट्रेडिंग वगैरह तो चलती ही होगी भाई, पानी के जहाज के थ्रू सामान इधर से उधर किया जाता होगा। तो यहां से हमको पर्शियन सील मिली। ठीक है, और इसके अलावा हमको क्या मिला है यहां से, हमें एक मिट्टी का, टेराकोटा का, ठीक है, हमें एक घोड़ा का स्कल्पचर मिला, हॉर्स क्ले स्कल्पचर। ठीक, तो हमें एक घोड़े का मिट्टी का स्कल्पचर, मतलब एक तरीके से कहा जाए मॉडल टाइप का या खिलौने टाइप का मिला। ठीक है, तो ये हमको यहां से मिला है। ठीक, इसके अलावा हमको मिली है कॉपर सील मिली है, एक क्या मिली है, तांबे की मोहर, कॉपर सील मिली है। ठीक है, इसके अलावा हमको यहां से एक डाइंग टैंक भी मिला। क्या मिला है, डाइंग टैंक। अब देखिए डाइंग टैंक क्या होता है। देखिए कपड़े जो बेसिकली जो बनते हैं, ठीक है, पहले के समय में क्या होता था, कपड़ों को कलर देने के लिए, रंग देने के लिए एक टैंक बनाया जाता था और उसमें कलर मिलाया जाता था। देखिए नॉर्मली जो हमें कॉटन मिलता है या हम कहें कपास, वो सफेद रंग का होता है। ठीक, तो उससे जो रेशे निकलते हैं वो भी क्या होते हैं, सफेद होते हैं, और उन्हीं के रेशों से हम कपड़ा बनाते हैं। तो कपड़े बेसिकली कौन से बनते हैं, सफेद बनते हैं। अब सफेद कपड़ों में आपको अलग अलग कलर देने, तो उसको क्या किया जाएगा, डाइंग टैंक में डाला जाएगा। खौलते हुए डाइंग टैंक में उसको डालेंगे और फिर उसको सुखाएंगे। ठीक, फिर उसमें से जो चीजें हैं, जो कलर छोड़ दिया उसको हटा करके फिर उसको कलर टैंक में डालेंगे और फिर सुखाएंगे। इस तरीके से कुछ टाइम के बाद वो रंग चढ़ जाएगा शर्ट के ऊपर, कपड़े के ऊपर। तो यहां से हमको एक डाइंग टैंक भी मिला। ठीक, तो समझ में आया आपको। इसके अलावा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। मैंने आपको घरों के बारे में बताया था, वेस्टर्न, ईस्टर्न, मैंने बोला था ना कि ये हर जगह काम आएगा। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा था, ज्यादातर साइट्स में जो वेस्टर्न सिटी थी वो सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी, और चानूदारो एक लौती ऐसी साइट थी जिसमें दोनों तरफ सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। ठीक, ऐसे ही लोथल भी इंडस वैली की एक लौती ऐसी साइट है जहां पर ये दोनों शहर, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये एक ही सिक्योरिटी वॉल से घिरे हुए हैं। मतलब एक ही सुरक्षा प्राचीर है और उसी से दोनों घिरे हुए हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न सिटी दोनों, पश्चिमी और पूर्वी, दोनों के दोनों एक ही सिक्योरिटी वॉल से घिरे हैं। अभी तक हम जितनी भी साइट्स देख रहे थे उसमें वेस्टर्न सिटी सिक्योरिटी वॉल से घिरी थी लेकिन ईस्टर्न नहीं थी। ठीक है, चानूदारो एक एक्सेप्शन था जिसमें दोनों नहीं थी। लेकिन अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल में कंबाइंड है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, लोथल वॉज द साइट, नोट करिए, लोथल वॉज द साइट, लोथल वॉज द साइट of IVC, Indus Valley Civilization, in which both cities are surrounded by a common security wall। एक कॉमन सिक्योरिटी वॉल से सराउंडेड कोई साइट अगर है तो वो लोथल है। ठीक है, कंबाइंड। क्लियर हुआ यहां तक। तो हमने लोथल पढ़ा, लोथल में हमने क्या पढ़ा, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ राव, SR राव 1954। लोथल को मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। यहां से हमको चावल का साक्ष्य मिला है, पैडी हस। हमको फायर ऑल्टर्स यहां से मिले,
कपल बरियल्स मिले, मतलब एक ही कब्र में मेल और फीमेल दोनों स्केलेटन। इसके अलावा हमें पोर्ट और डॉकयार्ड मिला है। कनिंग फॉक्स मतलब चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। आइवरी स्केल हाथी दांत, ममी का मॉडल, पर्शियन सील, हॉर्स क्ले स्कल्पचर, कॉपर सील और डाइंग टेप। और लोथल एक लौती ऐसी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की जो दोनों तरफ से एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। क्लियर? तो आज हमने 4 साइट्स पढ़ी। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स पढ़ी? हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो, चानूदारो और लोथल। यहां पर आकर के हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। यहां तक का पहले आप अच्छे से नोट करके रिवाइज कीजिएगा। देखिए, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि सेपरेट कॉपी बनाइए और जो भी मैं लिखा रहा हूं उसको नोट करते जाइए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये नोट्स आपको फ्यूचर में कोई भी एग्जाम आप दीजिए बहुत काम आएंगे। कोई भी एग्जाम आप दीजिए। ठीक, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।